फैसले की तलाश में, मैं इस फैसले की तलाश में हूँ जिससे पाकिस्तान की सालमियत मजबूत हो, जिसमें पाकिस्तान की हाकमियत को कोई खतरा न पहुंचे, जिसमें बैरूनी मुदाखलत न हो। मैं उस मसले के सर्च में हूँ। बैरूनी साजिशें, इस सवाल का जवाब ना तो भुट्टो साहिब तलाश कर पाए थे, ना ही कोई और तलाश कर पाया है, और ना ही मेरा ख्याल है कि कोई तलाश कर पाएगा। और शायद खुद भुट्टो साहिब भी तो इसी का शिकार हुए थे। एक मामूली बात पर इस्तीफा का धमकी दे सकते हैं। क्यों? मुझे कभी बताई हुई है, मैंने मुल्क को बचाने की कोशिश की है, अकीदा है पाकिस्तान, इसलिए आप कहते हैं कि इसको हटाओ, इसको मारो। बैरूनी साजिश, अंदरूनी साजिश। कितनी अजीब बात है ना, जब एक पॉलिटिशियंस अपनी फुल पावर में था, उस वक्त उस पर एक कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है, और उस वक्त ये केस कहकर बंद कर दिया जाता है कि मुलजिम का कोई सुराग नहीं मिला। और जब रजीम चेंज होती है, वही मुकदमा फिर से उठाया जाता है, और जिन जजेस ने फैसला करना होता है उनमें से कोई छुट्टी लेकर चला जाता है तो कोई रिटायर्ड हो जाता है। ये वो अजीम नारा है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। क्या वाकई में ऐसा है? क्या आज की तारीख में किसी भी पार्टी में कोई ऐसा लीडर मौजूद है जिसे हम कह सके कि ये भुट्टो के बराबर है? मुझे कई इख्तलाफात हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, कई चीज़ें उन्होंने बड़ी गलत की, लेकिन मैं आज ये कहता हूँ कि वो एक खुददार लीडर था, गैरत के लिए खड़ा होता था, वो किसी का गुलाम नहीं था, और इसलिए लोगों को उसके ऊपर फख्र था। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख के बहुत बड़े सियासतदान, ग्रेट पॉलिटिशियंस, ग्रेट लीडर, खुद मुख्तार सियासतदान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में। इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी की, पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। पाकिस्तान ने इन्हीं के दौर में एटमी कुव्वत की बुनियाद रखी, पाकिस्तान को इन्होंने आइन दिया, और इसके अलावा बहुत कुछ जो कि इन्होंने पाकिस्तान को दिया, पर इनके दौर में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम यही तमाम चीज़ें देखेंगे। पहले नंबर पर हम देखेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कैसे सियासत का सफ़र शुरू किया, क्यों और किन हालात में इन्होंने पीपल पार्टी की बुनियाद रखी। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैसे पावर में आए और इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या क्या अचीवमेंट की, और पाकिस्तान को किन किन नुकसानात का सामना करना पड़ा। और लास्ट में हम देखेंगे कि किस जुर्म की वजह से इन्हें फांसी दी गई। तो ये चलते हैं, सबसे पहले एक नज़र इनकी बायोग्राफी पर डालते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 से 1973 तक पाकिस्तान के चौथे प्रेसिडेंट रहे, और 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान के 9वें प्राइम मिनिस्टर बने। 1972 में स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली भी रहे, और इसके अलावा 1963 से 1966 तक मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स रहे। आप 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। इन्होंने 2 शादियां की। पहली शादी इन्होंने शायरीन बेगम से की, और दूसरी शादी इन्होंने एक ईरानी खतून नुसरत असफानी से की। और 1953 में इनकी पहली बेटी बेनजीर भुट्टो पैदा हुई, और उसके बाद 1954 में मुर्तज़ा भुट्टो, 1957 में सनम भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो 1958 में पैदा हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल की, और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की तालीम हासिल की। इन्होंने अपनी सियासत का आगाज बहुत ही कम उम्र में शुरू कर दिया था। जब 1957 में अक़वाम मुत्तहिदा में एक तकरीब का इनेकाद हो रहा था, तो पाकिस्तान ने अपने वफ्द में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी भेजा था, और उसके बाद 1957 में ये पाकिस्तान के यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बने। तो इस तरह इन्होंने बहुत ही कम उम्र में सियासत में एंट्री मार ली थी। और फिर इसके बाद 1963 को अयूब खान ने इन्हें अपना फॉरेन मिनिस्टर मुकर्रर कर दिया। अब यहाँ से इनकी असल सियासत का आगाज़ होता है, जब इन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी की बुनियाद रखी। हालांकि ये उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे। तो ये क्यों अयूब खान के खिलाफ हो गए, और किन हालात में इन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी की बुनियाद रखी। अब देखिए, 1965 की वार हुई तो अयूब खान की बेहतर स्ट्रेटजी से पाकिस्तान ने भारत का काफ़ी सारा एरिया अपने कब्जे में कर लिया था। और उसके बाद क्या हुआ? ताशकंद एग्रीमेंट, जिसमें अयूब खान ने भारत का जो एरिया अपने कब्जे में किया था वो वापस कर दिया, सीज फायर हो गया। और भुट्टो को अयूब खान का ये फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यही नहीं, 1965 को पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन हुआ, जिसमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना और अयूब खान के दरमियान रेफरेंडम हुआ। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को अवाम कदर की निगाह से देखती थी, क्योंकि वो बानिया पाकिस्तान कायद आज़म की बहन थी, और उन्होंने कायद आज़म के साथ ही शाना बशाना होकर पाकिस्तान हासिल किया था। मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों तरफ उनको कदर की निगाह से देखा जाता था। और फिर 1965 को अयूब खान ने धांधली करते हुए इलेक्शन विन कर लिया, और जिसके नतीजे में अवाम सड़कों पर निकल आई। मशरक़ी पाकिस्तान में हालात वैसे ही ख़राब थे, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना था कि मगरबी पाकिस्तान उनको उनके हकूक़ नहीं दे रहा। तो उस वक्त एक खाना जंगी जैसा माहौल क्रिएट हो चुका था।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लगा कि ये बिल्कुल राइट वक्त है अपना लोहा मनवाने का, अवाम की क़यादत करने का। तो उन्होंने उस वक्त अयूब खान का साथ छोड़ दिया और वज़ारत ख़ारजा से भी रिज़ाइन कर दिया, और फिर अपने एक साथी मुबशर हुसैन के हमरा इन्होंने पीपल पार्टी की बुनियाद रख दी। पीपल पार्टी को बनाने का बुनियादी मकसद गरीब अवाम की बेहतरी था। रोटी, कपड़ा, मकान, ये स्लोगन तो आपने सुना ही होगा। मैं एक अवामी शख्स हूँ और अवाम के साथ रहूंगा। जो आपकी तकलीफ है वो मेरी है। अब कुछ अवाम तो पहले ही अयूब खान के खिलाफ थी और उनके खिलाफ नारे लग रहे थे, और दूसरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जगह जगह जो अपनी कैंपेन चलाना शुरू कर दी, जगह जगह जलसे किए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये वाले नारे लगाना शुरू कर दिए। तो अयूब खान इस सिचुएशन को नहीं संभाल सके, और उस वक्त में याह्या खान ने फौज की कमान संभाल ली और इन्होंने 1970 में इलेक्शन करवा दिए। अब इस इलेक्शन में मशरक़ी पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान एक भारी अक्सरियत से जीत जाते हैं और मगरबी पाकिस्तान से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीतते हैं। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो शेख मुजीबुर रहमान ज़्यादा सीटें जीतते हैं, तो ओवरऑल गवर्नमेंट शेख मुजीबुर रहमान की बनती थी। पर भुट्टो और अयूब खान को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, और शेख मुजीबुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान उनको बिल्कुल भी उनके राइट्स नहीं दे रहा, मतलब कि भी मगरबी पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान को उनके राइट्स बिल्कुल भी नहीं दे रहा। खैर, शेख मुजीबुर रहमान की यह बात बिल्कुल सच भी थी। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि मशरक़ी पाकिस्तान में एक तूफ़ान आया था जिसमें 3 से 5 लाख लोगों की जानें चली गई थी, और मगरबी पाकिस्तान ने मशरक़ी पाकिस्तान में सिर्फ एक हेलीकॉप्टर भेजा था उनकी इमदाद के लिए। तो एक तो मशरक़ी पाकिस्तान एक भारी अक्सरियत से मगरबी पाकिस्तान से जीत चुका था, और दूसरा मगरबी पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान को उनके हुकूक नहीं दे रहा था। तो शेख मुजीबुर रहमान कैसे भुट्टो के साथ पावर ट्रांसफ़र कर लेता। खैर, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कह देते हैं ठीक है, तो मशरक़ी पाकिस्तान में अलग गवर्नमेंट बना लो और मैं मगरबी पाकिस्तान में अलग गवर्नमेंट बना लेता हूँ। और उस वक्त में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक तरीके अल्फाज बोले थे। इन्होंने कहा था मैं टांगे तोड़ दूंगा उनकी जो मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ गए, और फिर सिविलियन और आर्मी के दरमियान कन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता है, और तारीख में पहली बार यह कन्फ्लिक्ट इस हद तक बढ़ जाता है कि एक चीफ जिसने 5 साल हुकूमत की होती है उसको नज़रबंद कर दिया जाता है। तो इस तरह से भुट्टो साहब पाकिस्तान के चौथे प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और यहाँ से सफ़र शुरू होता है इनकी अचीवमेंट का। इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बड़ी अचीवमेंट में से सबसे बड़ी अचीवमेंट जिसे मैं समझूंगा खराज तहसीन वाला फैसला था। ये जो आजकल बड़ी तादाद में हमारे लोग बाहर रहते हैं, बाहर जॉब्स करते हैं, तो इस चीज़ की फैसिलिटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फराहम की। इन्होंने फ़ॉरेन कंट्रीज़ के साथ मुआहदे किए जिसकी वजह से पाकिस्तानी बाहर जाकर मुलाजमत कर सकते थे। और इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट एटमी प्रोग्राम की बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फराहम की। इस हवाले से इन्होंने अयूब खान से भी बात की थी, अयूब खान ने ना मानी। अमेरिका ने भी बहुत मना किया, उन्होंने बहुत धमकियाँ दी, लेकिन भुट्टो ने एक ना सुनी। इन्होंने अमेरिका की सारी धमकियों को जूते की नोक पर रखा। फिर बाद में इनका बड़ा फिक्रा मशहूर हुआ था। इन्होंने कहा हम गाज खा लेंगे लेकिन पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाएंगे, क्योंकि भुट्टो जानते थे अब इंडिया एक एटमी कुव्वत बन चुका है और वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर सकता है। तो इन्हें पता था कि पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 1973 में इन्होंने पाकिस्तान को आइन भी दिया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है। बहुत ही एग्रेसिव लीडर थे और बहुत ही पॉपुलर थे अवाम में, क्योंकि ये हर फैसला अवाम की बेस पर करते थे। आपके साथ रहेंगे, आपके मुतालबों पर चलेंगे, आपके उमंग पर चलेंगे, आपकी मर्जी पर चलेंगे, आपके असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अजीब और बुलंद ममलिकत बना के छोड़ेंगे। इसके अलावा भुट्टो ने रिफॉर्म की जो कि बहुत ही तरीकी रिफॉर्म थी। इन रिफॉर्म में इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म दी जिसमें सब्सिडीज़ का काम किया। सब्सिडीज़ मतलब अगर एक चीज़ 100 रुपये किलो है तो इन्होंने कहा भाई 100 रुपये बहुत ज़्यादा है, ये अवाम को 80 रुपये किलो के हिसाब से मिलनी चाहिए। तो ऊपर वाले 20 रुपये गवर्नमेंट ने पे किए। तो इस तरह से इन्होंने अवाम को सब्सिडीज़ दी। और इसके अलावा सीड्स थे किसानों के लिए, फर्टिलाइज़र था, ट्रैक्टर थे, इन सब चीज़ों में इन्होंने सब्सिडीज़ दी क्योंकि ये वो चीज़ें थी जो एग्रीकल्चर को रन करती थी, और मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा लोन फैसिलिटीज़ दी गई कि आप सरकारी मुलाजमत के ऊपर कर्ज ले सकते हैं। पेंशन्स दी गई, और अगर कोई मुलाजमत फौत हो जाता था तो उसकी पेंशन उसकी बेवा ले सकती थी। तो ये तमाम चीज़ें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही फराहम की थी। और इसके अलावा लेबर रिफॉर्म्स की जिसमें लेबर के वर्किंग टाइमिंग को कम करके 12 घंटे से 8 घंटे कर दिया गया। कंपनसेशन दी गई, यानी अगर किसी वर्कर को इंजरी हो जाती है, जॉब के दौरान इंजरी हो जाती है और वो काम नहीं कर सकता, तो उसकी जगह उसकी औलाद काम कर सकती है। और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर दिया। जितने भी बड़े बड़े इदारे थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, फैक्ट्रीज थी, सबको हुकूमती तहवील में ले लिया।
क्योंकि भुट्टो कैपिटलिस्ट सिस्टम को प्रमोट करते थे और वो चाहते थे कि हर कोई इक्वल हो, कोई गरीब ना रहे, सबके पास इक्वल मनी हो। और इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म्स की, क्योंकि हमारा जो सबसे मेन सेक्टर है वो एग्रीकल्चर ही है। 65% जो हमारे मुल्क का इन्हिसार है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है, क्योंकि अगर हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं तो उस हवाले से अगर इस सेक्टर में रिफॉर्म्स नहीं होंगी तो किसी भी रिफॉर्म का कोई फ़ायदा नहीं था, और भुट्टो ये अच्छे से जानते थे। और इसके अलावा जितने भी लैंड ओनर्स थे, खास तौर पर ये बड़े बड़े वडेरे चौधरीज, भुट्टो साहिब जानते थे कि अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो अवाम तक सस्ती चीज़ नहीं पहुंच सकती। लैंड्स को लिमिट किया गया, अगर किसी के पास नहरी ज़मीन है वो 500 एकड़ से 150 एकड़ कर दी गई, और इसी तरह से जो गैर नहरी लैंड है उसे 1000 एकड़ से 300 एकड़ कर दी, एक लिमिट रख दी। और बाकी की ज़मीन हुकूमत ने उनसे लेके छोटे किसानों में बांट दी और उन्हें कहा आप यहाँ पर काम करें। और इसके अलावा सब बैंक्स को नेशनलाइज करके स्टेट बैंक के अंदर कर दिया गया। एजुकेशन में फ्री एजुकेशन कर दी गई। अब देखें, भुट्टो ये सारा कुछ गरीब अवाम की भलाई के लिए कर रहे थे। भुट्टो साहिब चाहते थे कि हर कोई इक्वल हो, सबके पास इक्वल मनी हो। वो एक पाकिस्तान को आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की तरफ लेकर जा रहे थे, पर अमेरिका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि पाकिस्तानी अवाम की भलाई की है, गरीब अवाम की भलाई की है, सबको रोटी मिल रही है, खाने को मिल रहा है, सबके पास इक्वल मनी है, कोई भी इतना अमीर नहीं है और कोई भी गरीब नहीं है। लेकिन इसके बहुत बुरे असरात हुए। भुट्टो के जाने के बाद हम इंडस्ट्रीज़ को चला ही नहीं पाए। स्टील मिल का हाल देख लो, आज तक उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। PIA को देख लो, एमिरेट्स PIA ने बना के दी थी और आज एमिरेट्स दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। आइए अब बात करते हैं इनकी डेथ की। इनकी डेथ कैसे हुई? 1974 में नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी का कत्ल हुआ था और इसी कत्ल का इल्ज़ाम भुट्टो पर लगा था, और इसी कत्ल के 5 साल बाद भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। ये सारा वाक़या हुआ क्या था? 1974 की रात लाहौर की शादमान कॉलोनी से एक गाड़ी मॉडल टाउन की जानिब जा रही थी। इस गाड़ी को पीपल्स पार्टी के ही रुकन कौमी असम्बली अहमद रज़ा कसूरी साहिब ड्राइव कर रहे थे। ये वही अहमद रज़ा कसूरी साहिब हैं जिनको आप टॉक शो पर भी देखते हैं। और उनके वालिद जिनका कत्ल हुआ था, नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी, उनके साथ बैठे थे। जब यह गाड़ी शादमान कॉलोनी के पास पहुंची, गाड़ी पर फायरिंग हो गई। अहमद रज़ा कसूरी जो कि गाड़ी चला रहे थे वो सर नीचे करके गाड़ी चलाते रहे। बदकिस्मती से फ्रंट सीट पर बैठे उनके वालिद मोहम्मद अहमद खान कसूरी के सर में गोलियां लग जाती हैं। उनके बेटे अहमद रज़ा कसूरी अपने वालिद को अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां पर उनका इंतकाल हो गया। पुलिस ने अहमद रज़ा कसूरी साहब से पूछा, आपको किस पर शक है? अहमद रज़ा कसूरी ने कहा, हमको भुट्टो पर शक है और मैं भुट्टो साहिब के खिलाफ ही FIR दर्ज करवाना चाहता हूँ। फिर क्या हुआ? तहकीकात किस तरह हुई? पंजाब हुकूमत ने इसकी तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट के एक जज पर मुश्तमिल एक अदालती कमीशन बनाया। मुख्तसर भुट्टो साहिब के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। अदालती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट अदालत को जमा तो करवा दी, लेकिन वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई और उसके बाद ये केस कहकर बंद कर दिया गया कि मुलजिम का कोई सुराग नहीं मिला। फिर मार्शल लॉ लग गया, भुट्टो साहिब की हुकूमत चली गई, रजीम चेंज हो गई, ज़ियाउल हक साहिब आ गए। भुट्टो साहिब की हुकूमत के जाने के ठीक 20 दिन बाद फेडरल सिक्योरिटी फोर्स भुट्टो साहिब ने बनाई थी, उसके एक सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के अगले ही दिन उन दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया कि हाँ, हमने ये कत्ल किया था। यहाँ तक कि उस फोर्स के फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के सरबराह मसूद महमूद साहिब भुट्टो साहिब के खिलाफ गवाह बन गए और फिर 3 सितंबर 1977 को भुट्टो साहिब को इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी के 10 दिन बाद ही भुट्टो साहिब की ज़मानत हो गई, लेकिन ज़मानत के फौरी बाद उस जज को अपने ओहदे से हटा दिया गया और रिहाई के 3 दिन बाद ही भुट्टो साहिब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल के लिए इस केस को मुंतकिल कर दिया गया और ये पाकिस्तान की तारीख का एक वाहिद ऐसा केस है जिसमें पाकिस्तान की हाई कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट बन गई। ट्रायल चलता रहा। 1978 में ट्रायल मुकम्मल हुआ और केस का फैसला सुनाया गया। फैसला क्या था? लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस ने यह कहा कि भुट्टो साहिब ने ही मसूद महमूद के साथ मिलकर अहमद रज़ा कसूरी को कत्ल करने की साजिश की थी। भुट्टो साहिब को सजाए मौत सुनाई गई। उस सजाए मौत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। वहाँ 9 जजेस थे, एक जज रिटायर्ड हो गए, एक बीमारी की वजह से रुखसत पर चले गए। यहाँ तक कि जो बाकी के 7 जजेस थे उनमें से 3 ने भुट्टो के हक में फैसला किया और बाकी के 4 ने सजाए मौत का ऑर्डर दे दिया। ओ मेरे खुदाया, तो ये सब आपने देखा, ये सारी चीज़ें हुई। इस दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस तरह से फांसी दे दी गई। तो खैर, अब भी आपको लगता है कि वाकई जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कत्ल करवाया था या इनके पीछे बैरूनी साजिशें थी? मैं अगर आपको एक चीज़ रिकॉल करवाऊँ, 1974 में OIC की समिट हुई थी पाकिस्तान में, लाहौर में।
تو اس میں جتنے بھی اسلامک لیڈرز تھے ان کے ساتھ کیا ہوا. کتنی حیرانی کی بات ہے نا کہ ان سب کا اسیسینیشن ہوا. ان میں سے کسی کی بھی نیچرل موت نہیں تھی. سب سے پہلے اگر ہم شاہ فیصل کو دیکھ لیں، ان کا اسیسینیشن ہوا. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی. شیخ مجیب الرحمان کا اسیسینیشن ہوا. معمر غدافی کا مرڈر ہوا. یاسر عرفات کو زہر دیا گیا. انور سادات کا مرڈر ہوا. اور ان میں سے کسی کی بھی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی. کتنی حیرانی کی بات ہے نا. اور اس ٹاپک پر میں ایک الگ سے ویڈیو ضرور بناؤں گا. ذوالفقار علی بھٹو کو تو انہوں نے جوڈیشری کیس میں پھانسی دے دی، اور باقیوں کو انہوں نے کس طرح ختم کیا. ان سارے پولیٹیشنز کی ڈیتھ ریزنز کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. تو اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. دیکھتے رہیے ڈیلی ہسٹری 2.0. اللہ حافظ.